In this video, I'm going to be discussing the 15-mark question from Winter 23, question paper 22. Uh, Before I start discussing anything with you, what I want you to do right now is to go through this question a couple of times and draw diagrams of the different storages that have been mentioned in the question paper, right? What kind of 1D arrays or 2D arrays have been mentioned? In case of 2D arrays, how many columns do they have? In case of a 1D array, you know, how many rows does it have, right? So 2D array, how many columns and rows? And 1D array, how many rows does it have? So I just make a diagram of all the storages that are mentioned in the question paper, okay, by name. Those storages, you need to draw those, and then we're going to continue, okay? So pause the video, make sure you draw all the diagrams, and then, we'll continue from there. So by now, hopefully, uh, you were able to draw all of these different storages that were mentioned. So hopefully, you were able to draw all of these four arrays that were given in the question, that were mentioned in the question. Make sure that for all the storages and the arrays given in the question, you copy the right names, okay? So this name, make sure is correct, okay? And then you also understand what kind of information is stored in each array. So the customers array was supposed to store the names of the customers. The quotations array was going to have five columns, right? One, two, three, four, and five columns, right? Both of these arrays have 100 rows, right? 100 rows because there are a total of 100 customers. And it is also, always, ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो हमारे पास दोनों अरेज हैं इनमें एक लिंक होता है ओके इवन दो ये दो सेपरेट स्टोरेजेस हैं बट एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी कस्टमर का नाम असद लिखा हुआ है ना राइट तो रो नंबर वन असद के लिए है तो यहाँ पे जो कोटेशंस में रो नंबर वन है ये भी असद के लिए रिजर्व्ड है डू यू अंडरस्टैंड और अगर यहाँ पे कोई एक और रो है फॉर एग्जांपल रो नंबर 45 तो यहाँ पे भी जो रो नंबर 45 होगी ना वो उसी पर्सन के लिए रिजर्व्ड होगी लेट्स से यहाँ पे किसी का नाम अहमद लिखा हुआ है राइट तो ये जो रो नंबर 45 कस्टमर्स में है ये अहमद के लिए रिजर्व्ड है तो इधर भी रो नंबर 45 अहमद के लिए रिजर्व्ड होगी ओके तो यहाँ पे इस रो में अहमद से रिलेटेड कोटेशन का डेटा पड़ा होगा और याद रखिए ये जो ऊपर मैंने ये LWACP ये इसलिए लिखा था कि पहले कॉलम के अंदर लेंथ स्टोर होगी दूसरे कॉलम के अंदर विड्थ स्टोर होगी तीसरे कॉलम के अंदर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा होपफुली आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा होगा बिकॉज इसकी एक सिग्निफिकेंस है ये दो वैल्यूज तो इनपुट हो रही हैं पर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है राइट ये वाली वैल्यू इनपुट हो रही है और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है अच्छा देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा अ, मैं याद रखें मैंने आपके साथ एक चीट शीट शेयर की हुई है और मैंने आपको कहा हुआ है कि इस चीट शीट के अंदर लिखा हुआ कोड ही बार बार इस्तेमाल होगा अगर आपने 2D अरे के अंदर इनपुट करनी है तो ये उसका एक टेम्पलेट है अगर आपको ये याद है यही बेसिकली बार बार इस्तेमाल हुआ होगा बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर इस केस के अंदर ये जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर एक एनॉमली है मतलब एक चीज अनयूजुअल है अनयूजुअल क्या है कि जब आप कोटेशंस वाली अरे को देखते हैं और क्वेश्चन के अंदर जिस तरह डिस्क्राइब्ड है उसमें कॉलम नंबर वन के अंदर इनपुट होगी कॉलम नंबर टू के अंदर इनपुट होगी बट कॉलम नंबर थ्री जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे इनपुट नहीं हो रही है यहाँ पे तो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है और कॉलम नंबर फोर फोर के अंदर भी इनपुट होगी बट कॉलम नंबर फाइव में भी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2D अरे में इनपुट करने के लिए हमारे पास ये जो कोड है अगर मैं इसको कॉपी करूं
और इसको मैं इस कोड को जो है मैं मॉडिफाई करूं, राइट। हमारे पास अब की बार जो है 100 रोज है, तो मैं इसको 100 कर दूं, राइट। और कॉलम्स हमारे पास 5 हैं, राइट। ये कोटेशंस अरे जो हमारी 2D अरे है, इसमें टोटल 5 कॉलम्स हैं। तो असूलन तो मुझे यहाँ पे अपने कॉलम्स भी 5 कर देने चाहिए, राइट। अब मैं वो चीट शीट वाला कोड यूज करना चाह रहा हूँ, तो फिर मेरा काम चल जाएगा। पांचों के पांचों कॉलम्स में इनपुट हो जाएगी, राइट। ऑटोमेटिक हो गया ना काम, बस इनपुट की जो हमने कोड था उसको कॉपी किया, और हमें पता है हमारे पास 100 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। और बल्कि हमारी जो अरे का नाम क्वेश्चन के अंदर स्कोर नहीं है, बल्कि अरे का नाम क्या है, कोटेशंस है। तो हमने नाम एग्जैक्टली कॉपी कर लिया, तो ये हमारा कोड तैयार हो गया। पर हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि पांचों के पांचों कॉलम्स के अंदर इनपुट तो करनी नहीं है। इनपुट जो है वो सिर्फ ये पहले कॉलम जो लेंथ के लिए है, दूसरा कॉलम जो विड्थ के लिए, और ये जो फोर्थ कॉलम चॉइस वाला है, इसके अंदर इनपुट होनी है। इन दो के अंदर तो इनपुट हो ही नहीं रही, थर्ड और 5 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा चीट शीट वाला फॉर्मूला है, ये जो कोड है, ये नहीं चल सकेगा, बिकॉज हम पांचों के पांचों में तो इनपुट नहीं कर रहे हैं। तो ये स्कीम नहीं चल सकेगी। तो बेसिकली वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। पांचों के पांचों कॉलम्स के अंदर इनपुट नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि एक अनयूजुअल चीज और भी है, और वो अनयूजुअल चीज ये है कि अगर ये पहले 3 कॉलम्स ऐसे होते कि उनके अंदर कंसेक्यूटिवली पहले 3 के अंदर इनपुट हो रही होती और आखिरी 2 के अंदर इनपुट ना हो रही होती, अगर ऐसे होता, फिर तो हम ऐसे कर सकते थे ना कि हम यहाँ पे पहले 3 कॉलम्स के अंदर इनपुट करवा लेते और बाकी 2 को अलहदा डील कर लेते। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिचुएशन ऐसे है कि हमारे पास जो पहले 2 कॉलम्स हैं, पहले 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर इनपुट हो रही है, और उसके बाद फोर्थ में हो रही है, और ये जो दरमियान वाला कॉलम है इसमें इनपुट ही नहीं हो रही है, थर्ड में हो ही नहीं रही है। तो हम वो उस तरह की लूप भी नहीं लगा सकते जो अभी हमने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे हम वो चीट शीट का कोड जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके अभी हमने ये जो 2 अरेज हैं, कस्टमर और कोटेशंस, ये तो इनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हाँ, तो अब जो बाकी 2 अरेज हैं, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर स्पेसिफाइड है। एक का नाम वुड टाइप है और एक का नाम प्राइस है, और ये दोनों 1 डायमेंशनल अरेज हैं, राइट। इवन दो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अ, जो आपके पास ये यहाँ पे उसने यहाँ पे शो किया हुआ है, वो आपको लग तो ऐसे रहा है जैसे एक सिंगल टेबल है, 2 डायमेंशनल अरे है, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे उसने बताया है कि द डेटा आर स्टोर्ड इन 2 1D अरेज नेम्ड वुड टाइप एंड प्राइस, राइट। और ये उसने ऊपर आपको ये वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, इसको आप गौर से पढ़ें। देखिए एग्जाम का एक मेजर हिस्सा जो है क्वेश्चन को सही तरह पढ़ना और समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन सी स्टोरेज किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओके, तो यहाँ पे उसने ये बताया है कि ये जो डेटा है, दिस इज स्टोर्ड इन 2 1D अरेज। दिस डेटा इज स्टोर्ड इन 2 1D अरेज, और उनका नाम क्या है, वुड टाइप और प्राइस है। और आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम पे मैंने इनको कैसे शो किया हुआ है, सेपरेट 2 सेपरेट अरेज हैं, और दोनों के अंदर 3 3 रोज हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। 3 3 रोज हैं, और राइट। तो ये उसने रो नंबर दिया हुआ है, राइट। तो ओके, इसके अलावा उसने क्वेश्चन के अंदर ही ये कहा हुआ है कि आपको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी वुड टाइप और प्राइस वाली अरे। तो मतलब इसका मतलब ये प्री स्टोर्ड नहीं है, ये वैल्यूज प्री स्टोर्ड नहीं है, ये आपको खुद से वुड टाइप और ये जो आपकी अरे है प्राइस वाली अरे, इनके अंदर वैल्यूज आपको इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी। और फिर से क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा उसने कहा है कि आपको डिक्लेयर कुछ भी नहीं करना। ओके, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर एनीथिंग, बट यू नीड टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है इनिशियल वैल्यूज देना। ओके, तो वैल्यूज तो इनके अंदर स्टोर करवानी है। इनिशियलाइज का मतलब है वुड टाइप और प्राइस के अंदर वैल्यूज तो स्टोर करवानी है,
but we don't need to write declaration statements. तो यहाँ पर हमने वो सारी वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइजेशन कर दी है, राइट। हमारी स्टोरेज वुड टाइप, हमारी अरे वुड टाइप के एलिमेंट नंबर वन में लैमिनेट की वैल्यू स्टोर्ड है, और इसी तरह वुड टाइप की रो नंबर टू के अंदर पाइन वाली वैल्यू स्टोरेज, और आप ये स्टोर्ड है, और आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसके के डबल कोट्स डाले हैं बिकॉज ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। और फिर आप देखिए मैंने प्राइस जो है, इसको मैंने अपडेट नहीं किया, सॉरी। ये इसकी रो नंबर टू है और ये इसकी रो नंबर थ्री है, ओके। तो प्राइस के अंदर रो वन में 29.99, रो टू के अंदर 39.99, और रो थ्री के अंदर 54.99। और याद रखिए उसने ये कहा हुआ ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो रो है यहाँ पे ये ओक के लिए रिजर्व्ड है। तो और यहाँ पे जो प्राइस वाली रो है, ये थर्ड जो रो है, इसमें जो प्राइस है वो फिर ओक की ही प्राइस गिवन है, ओके। और ये जो सेकंड है ये इस सेकंड से कॉरेस्पॉन्ड करती है, मतलब ये 39.9 जो प्राइस है, 39.99, ये पाइन वाली वुड टाइप की प्राइस है, ओके। तो ये हमने इनिशियलाइजेशंस कर ली, और आपने देखा हमने कैसे किए हैं। तो अब हम जो उसने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, जो चाहता है वो कि हमारा कोड जो है वो क्या क्या डिलीवर करे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले उसने आपको कहा है कि आपने कस्टमर्स नेम इनपुट करना है, रूम लेंथ इनपुट करनी है, रूम विड्थ इनपुट करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कस्टमर्स नेम तो हमारी कस्टमर्स वाली अरे में जाएगा जो कि वन डायमेंशनल अरे है, और रूम लेंथ और रूम विड्थ जो है ये दोनों जो है ये जाएंगी कोटेशंस वाली अरे के अंदर, राइट। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि जो हमारी कोटेशंस वाली अरे है उसके अंदर जो पहला कॉलम है वो लेंथ वाला है, और जो दूसरा कॉलम है वो विड्थ वाला है, राइट, ओके। अच्छा, इसके बाद अगले पॉइंट में वो कह रहा है कि ये भी मेक श्योर करना है कि ये मेजरमेंट्स वैलिड है। इसका मतलब है रूम लेंथ और रूम विड्थ यही मेजरमेंट्स है ना, ये वैलिड है, इसको इंश्योर करना है। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने क्वेश्चन के अंदर इनकी जो वैलिड वैल्यू है उसको डिस्कस किया होगा कि रूम लेंथ की वैलिड वैल्यू क्या है, रूम विड्थ की वैलिड वैल्यू क्या है। तो ये ऊपर उसने क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि रूम मेजरमेंट्स यानी रूम लेंथ और रूम विड्थ जो है उनकी जो वैल्यू है मस्ट बी बिटवीन 1.5 एंड 10.0 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि 1.5 इज अ वैलिड वैल्यू एंड 10.0 इज आल्सो अ वैलिड वैल्यू। और फिर उसने कहा है कि आपने एक एरर मैसेज आउटपुट करना है अगर यूजर एक इनवैलिड वैल्यू इनपुट करता है। अगर यूजर एक इनपुट इनवैलिड वैल्यू इनपुट करता है तो आपने एक एरर मैसेज आउटपुट करना है, और उस वैल्यू को दोबारा से री एंटर करवाना है, ओके। तो फिर अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी चीट शीट के अंदर वैलिडेशन रिलेटेड कोई मैंने सुडो कोड दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वैलिडेशन कोई जो हो रही है, जिस टाइप की वैलिडेशन हो रही है, रूम लेंथ की और रूम विड्थ की जो वैलिडेशन हो रही है वो रेंज चेक वाली वैलिडेशन है। एक रेंज दी हुई है कि 1.5 से लेके 1.5 से लेके 10 तक वैल्यू हो सकती है और इंक्लूसिव होगी। इंक्लूसिव का मतलब है 1.5 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये रेंज चेक वाली वैलिडेशन हमें इसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ओके। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले कस्टमर नेम इनपुट करवाते हैं, उसके बाद रूम लेंथ और रूम विड्थ जो है वो वैलिडेटेड रूम लेंथ और रूम विड्थ जो है एक दफा हमारे पास जब आ जाएगा, रूम लेंथ रूम विड्थ हम इनपुट तो करवाएंगे यूजर से, और जब यूजर हमें वैल्यू इनपुट कर देगा पहले हम उसको वैलिडेट करेंगे, जब वो वैलिड होगी तो फिर कोटेशंस वाली अरे के अंदर सेव करवाएंगे। तो चलें कोड लिखते हैं, और कोड के लिए हम ये तो डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो हमने इनपुट करवानी है 2D अरे में उसमें हमारा ये वाला टेम्पलेट नहीं चल सकेगा, राइट। इसको हमने थॉरली डिस्कस किया था। कोटेशन अरे के अंदर कॉलम वन और कॉलम टू के अंदर तो इनपुट हो रही है, पर कॉलम थ्री के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करके स्टोर करनी पड़ेगी, राइट। सो ये टेम्पलेट तो नहीं चलेगा। और 1D अरे के लिए हमारे पास ये टेम्पलेट है,
अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम 1D अरे वाला ही टेम्पलेट यूज करेंगे और उसी के अंदर फिर हम अपनी 2D अरे को अकोमोडेट करेंगे। तो इस कोड को मैंने कॉपी कर लिए और अब इसको पेस्ट कर लेते हैं, राइट। और इसके अंदर हम अपनी मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। हमारे पास जो है 100 कस्टमर्स हैं, तो ये 100 टाइम्स चलेगी लूप, और हमारी एरे का नाम कस्टमर्स है, राइट। तो वो भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो हमने एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिया है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कस्टमर्स नेम इनपुट करवा दिया है। अच्छा, अब रूम लेंथ और रूम विड्थ रह गया है जो हमने इनपुट करवाना है, और इसको हमें वैलिडेट करके इनपुट करवाना है। तो देखिए, ऐसा करते हैं कि हम पहले तो एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर रूम लेंथ और रूम विड्थ इनपुट करवा लेते हैं, फिर इन दोनों को वैलिडेट कर लेते हैं। जब ये वैलिडेट हो जाएगी तो फिर हम इन वैल्यूज को फिर देखेंगे कि हम कोटेशंस अरे के अंदर कैसे सेव करेंगे। तो अब हम क्या करने लगे, रूम लेंथ इनपुट करवाने लगे और उसके बाद रूम विड्थ इनपुट करवाने लगे, और साथ ही इनकी वैलिडेशंस भी करने लगे। तो चले, इससे पहले कि हम कोड लिखना शुरू करें, हमारी चीट शीट के अंदर जो रेंज चेक का वैलिडेशन कोड लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, देखिए, ये जो रिपीट अंटिल लूप मैंने लगाई हुई है, ये बेसिकली इस स्टोरेज नम के ऊपर लगाई हुई है, राइट। नम के अंदर वैल्यू इनपुट होगी और फिर उस वैल्यू को वैलिडेट किया जाएगा। अब इसकी बेसिक सेंस अगर मैं कहूँ तो ये रिपीट अंटिल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक यूजर एक इनवैलिड वैल्यू इनपुट करेगा। अगर यूजर इनवैलिड वैल्यू इनपुट करेगा तो ये लूप दोबारा चलेगी, दोबारा चलेगी, दोबारा इनपुट होगी। अगर यूजर फिर से इनपुट इनवैलिड वैल्यू इनपुट करेगा तो लूप दोबारा चलेगी। इसका मतलब है यूजर इस लूप के अंदर फंसा रहेगा जब तक वो इनवैलिड वैल्यू इनपुट करता रहेगा। और ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसमें बेसिकली वैलिड वैल्यू हमारी क्या है, वो यहाँ पे दी हुई है कि वैलिड वैल्यू नम ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड नम लेस देन इक्वल टू 30। मतलब 20 से 30 की रेंज के दरमियान है। नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 and at the same time number should be less than equal to 30. So we have to keep repeating until we reach this condition, right? Until the value becomes valid. तब तक हम इस लूप को चलाते रहेंगे। और अगर यूजर कभी इनवैलिड वैल्यू इनपुट करेगा, मतलब हमारी 20 से 30 हमारी वैलिड रेंज थी ना, अगर यूजर 20 से लेस देन 20 वैल्यू इनपुट करेगा या फिर ग्रेटर देन 30 वैल्यू इनपुट करेगा, इसका मतलब है हम अपनी रेंज से बाहर निकल गए, लेस देन 20 या फिर ग्रेटर देन 30, तो फिर हम एक एरर मैसेज आउटपुट करेंगे। ये स्टैंडर्ड कोड है, जब भी आप वैलिडेशन चेक करेंगे, रेंज चेक वाला वैलिडेशन अप्लाई करेंगे तो यही कोड इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल चीज बताता चलूं कि ये जो और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ, ये बुलियन ऑपरेटर होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, ये हमारे बुलियन ऑपरेटर्स हैं। चले, हमें ये कोड तो समझ आ गए। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं और फिर इसको जाके अपने कोड के अंदर पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए, अभी तक हमने इतना सा कोड लिखा हुआ है, राइट। अभी तक सिर्फ हमने कस्टमर का नाम जो है वो इनपुट करवाया है इस रो में, कस्टमर्स रो में। और अब हमने रूम लेंथ और रूम विड्थ करवानी है, राइट, इनपुट, और उन दोनों को वैलिडेट करना है। तो हम रूम लेंथ और रूम विड्थ एक नॉर्मल वेरिएबल में इनपुट करवाएंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम वो जो वैलिडेटेड वैल्यूज हैं रूम लेंथ की, रूम विड्थ की, हम उनको कोटेशंस अरे के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, तो मैं वो कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, वैलिडेशन चेक वाला जो हमारी चीट शीट में दिया हुआ था। तो ये कोड तो मैंने कॉपी कर लिए, अब इसको हमने मॉडिफाई करना है, राइट। हमारे पास तो जो स्टोरेज है जिसके अंदर हम रूम लेंथ इनपुट करवाना चाह रहे हैं उसका नाम हम रूम लेंथ रख लेते हैं, और जहां जहां पे ये नम यूज हो रहा था वहां पे हम अपनी स्टोरेज का जो नाम है रूम लेंथ इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो आपने देखा जहां जहां पे वो हमारी स्टोरेज नाम लिखी हुई थी उसकी जगह हमने अपनी स्टोरेज रिप्लेस कर दी है, रूम लेंथ कर दिया है। और अब ये जो हमारी कंडीशंस हैं
ये जो रेंज है हमारी, इसको मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी रेंज 20 से 30 नहीं थी, हमारी 1.5 से 10 थी। तो इस वैल्यू की जगह हमारे पास 1.5 आएगा, और इधर 30 की जगह हमारे पास 10 आएगा। और वो 10 नहीं था, बल्कि 10.0 लिखा हुआ था। सो बेसिकली वो एक रियल नंबर था, राइट। 10 तो एक इंटीजर वैल्यू होती है, और 10.0 एक रियल नंबर होता है। ओके। इवन दो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये फ्रैक्शनल पार्ट जीरो है, पर रियल नंबर में आपको फ्रैक्शनल पार्ट लाजमी लिखना पड़ता है, तो 10.0। ओके, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1.5 है, राइट। तो हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और हमारा कोड इज गुड टू गो, राइट। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10.0। ओके। तो देखिए, हमने रूम लेंथ वैलिडेट कर लिए। अब इसको हम कोटेशन अरे के अंदर सेव कर सकते हैं। पर वो सेव करने से पहले लेट्स से हम रूम विड्थ भी जो है उसको भी वैलिडेट कर लेते हैं, फिर एक साथ ही हम वो जो है दोनों को, रूम लेंथ को, रूम विड्थ को कोटेशन अरे के अंदर सेव कर लेंगे। तो आप देखें कि मैंने रूम लेंथ की तरह रूम विड्थ भी जो है उसका वैलिडेशन कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। और आपको एक चीज यहाँ पे ये भी फील हो रही होगी कि ये जो रूम लेंथ का वैलिडेशन कोड है और रूम विड्थ का वैलिडेशन कोड है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे ये इसको अपडेट नहीं किया, आउटपुट स्टेटमेंट को भी अपडेट करना था। चलिए, मैंने अपना एरर मैसेज अपडेट कर दिया है। और मैं कहना ये चाह रहा था बेसिकली कि ये जो कोड है और ये जो कोड है, ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, बिल्कुल ही एक जैसे हैं। इवन यहाँ पे जो हमने जो हमारी रेंज बन रही है वो भी सेम है, 1.5 से 10.0। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका हो सकता था कि हम ये वैलिडेशन चेक जो है इसको इस्तेमाल करते, और वैलिडेशन चेक भी कर लेते रूम लेंथ का, रूम विड्थ का भी अलहदा से वैलिडेशन चेक कर लेते, और एक ही जगह कोड लिखा होता उसको दोबारा से रीयूज कर लेते, राइट। तो बिल्कुल उसका तरीका है। हमने फंक्शंस और प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं, राइट। तो क्यों ना हम एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को पहली दफा रूम लेंथ के लिए कॉल करें और रूम लेंथ को वैलिडेट कर लें, और दूसरी दफा हम रूम विड्थ को कॉल करें, रूम विड्थ के लिए वो सेम फंक्शन को कॉल करें या सेम प्रोसीजर को कॉल करें, और रूम विड्थ को जो है हम वैलिडेट कर लें। तो चले, अब हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। और याद रखिए, कैम्ब्रिज की तरफ से जो हमें गाइडलाइन है वो ये है कि हमने जितने फंक्शंस और प्रोसीजर्स अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करने हैं, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, और उसके बाद बाकी का कोड लिखेंगे। जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी हुई हैं, जो हमारा मेन कोड है, ये हम बाद में लिखेंगे। सबसे ऊपर जब आप कोड लिखेंगे तो सबसे पहले जो भी फंक्शंस और प्रोसीजर्स आपने आगे जाके यूज करने वो लिख लें। तो यहाँ पे अब हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम फंक्शन वैलिडेट, लेट्स से डायमेंशन कर देते हैं उसका नाम, राइट। और इसको हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास करते। चले, इसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते, बल्कि फंक्शन के साथ, याद रखिएगा, हमेशा हमें बताना पड़ता है कि किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन ने हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। फंक्शन में और प्रोसीजर में फर्क ये है कि फंक्शन हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा, एक रियल वैल्यू रिटर्न करेगा, और रियल वैल्यू ही रिटर्न करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो रूम लेंथ है और जो रूम विड्थ है, दोनों 1.5 से लेके 10.0 तक है, राइट। तो इसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न होगी ना, वैलिडेट होके रूम लेंथ और रूम विड्थ ही रिटर्न हो रही होगी ना। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ कि ये वाला जो कोड है, हमारा वैलिडेशन कोड है, इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें कि मैंने जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर मैंने वो सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक चीज का हम ख्याल कर लेते हैं कि इसको हम, ये फंक्शन जो है हम रूम लेंथ के लिए भी कॉल करेंगे, रूम विड्थ के लिए भी कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल एक स्टोरेज हमारी नम के नाम से, जैसे पहले हमने नम लिखा हुआ था, तो हम नम पे ही स्विच कर जाते हैं, राइट। जहां जहां रूम लेंथ लिखा हुआ है वहां पे हम नम लिख लेते हैं, एक नंबर को हम इनपुट करवाएंगे और उसको वैलिडेट करेंगे, राइट। और
यहाँ पे हम ये लिख देते हैं एंटर वैल्यू बिटवीन 1.5 एंड 10.0, ताकि और ये यहाँ पे हमने रूम लेंथ क्यों यहाँ से हटा दिया, इस वजह से हटा दिया है कि हम इस कोड को, इस फंक्शन को, वैलिडेट डायमेंशन वाले फंक्शन को एक दफा कॉल करेंगे रूम लेंथ के लिए और दूसरी दफा कॉल करेंगे रूम विड्थ के लिए। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है कोई जेनेरिक स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, एंटर वैल्यू बिटवीन 1.5 एंड 10.0, ताकि रूम लेंथ के लिए भी ये स्टेटमेंट चल जाए और रूम विड्थ के लिए भी स्टेटमेंट चल जाए। तो इसीलिए मैंने इसको मॉडिफाई किया है। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली हमारी ये मैं ये सारी की सारी वैल्यूज को, सारी के सारे जो, सॉरी, जहाँ पे भी रूम लेंथ लिखा हुआ है वहां पे मैंने इसको नम कर दिया। ओके, तो ये मेरा कोड है और इसको हम यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अ, अगर ये वैल्यू वैलिड हो जाएगी, राइट, तो ये लूप रुक जाएगी। जब ये लूप रुकेगी उसके बाद हमने क्या रिटर्न करना है, हमने रिटर्न करना है नाम को। ओके, और इधर हम ये भी कर सकते हैं बाय द वे कि हम यहाँ पे अपनी स्टोरेज नाम को डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। ये नाम सिर्फ इधर ही इस्तेमाल होगा इसी फंक्शन के अंदर, और उसके बाहर यहाँ पे अगर हम नाम को यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि इस फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके, और हम कहेंगे इसकी डेटा टाइप क्या है, रियल है। ओके, और उसके बाद हमने लूप लगा दी, लूप के अंदर हमने इनपुट करवाई, एरर मैसेज अगर जरूरत पड़ेगी तो शो होगा, और ये हमारी अनटिल कंडीशन है। तो जब तक नम की वैल्यू वैलिड नहीं हो जाती ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही ये लूप रुकेगी तो हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, नम की वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे। और याद रखिएगा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एक वैल्यू रिटर्न होगी जो कि रियल डेटा टाइप की होगी, राइट, और वो हम जो नम रिटर्न कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि वो एक रियल डेटा टाइप है। ओके, ऑलराइट। तो अब हम इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेन कोड के अंदर। तो देखिए बहुत सिंपल है। ये जहां पे हमने ये वैलिडेशन की हुई है रूम लेंथ की, इसकी बजाय हम यूं लिख सकते हैं कि जो हमारी रूम लेंथ स्टोरेज है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करो, जो वैल्यू इस फंक्शन वैलिडेट डायमेंशन, डायमेंशन लिखा था या डायमेंशंस लिखा था बच्चों, डायमेंशन लिखा था, वैलिडेट डायमेंशन वाला फंक्शन हम बेसिकली कॉल करें। और याद रखिए जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके साथ कॉल का कीवर्ड नहीं लिखेंगे। जब हम प्रोसीजर कॉल करेंगे तो हम साथ कॉल का कीवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉल का कीवर्ड नहीं लिखना है, खाली अपने फंक्शन का नाम लिख दे तो काम चल जाएगा। आगे चूंकि हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे आगे हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट, इसको कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ओके, तो अब क्या होगा, जब आप रूम लेंथ के अंदर कौन सी वैल्यू आके स्टोर होगी, जो वैलिडेट डायमेंशन वाले फंक्शन में यहां से वैलिडेट होकर रिटर्न होगी, राइट। ओके, इसी तरह ये जो हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, रूम विड्थ में कौन सी वैल्यू आएगी उसके लिए दोबारा हम वैलिडेट डायमेंशन को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात यह है कि चाहे रूम लेंथ हो चाहे रूम विड्थ हो, दोनों एक जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल थे। यहाँ पे रेंज दोनों की एक जैसी थी, 1.5 थी और 10.0 थी। मैं इसको ओवरली कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, नहीं तो हम इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे बच्चों, इसी कोड को डिफरेंट तरीके से कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ, चूंकि द रियल ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके आपको एक दफा दिखा दूं तो ये मॉडिफाई कैसे हो सकता था। इसको हम पैरामीटर पास कर देते और यहाँ पे दो वैल्यूज, यहाँ पे लेट्स से एक लोअर रेंज, राइट, और वो हमारी रियल वैल्यू होती, और यहाँ से अपर रेंज, राइट। और बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी स्टोरेजेस हैं उनके ये जो उसका जहाँ से वो
उनका नाम शुरू हो रहा था, इसको अपर केस कर दूं, राइट? तो ये बेहतर है। और ये देखिए लोअर रेंज, ये रेंज एक अलहदा लफ्ज है, दोनों को मैंने जोड़ के लोअर रेंज बनाया है ना, स्टोरेज का नाम। तो मैंने कोशिश किया है ये लोअर रेंज का जो फर्स्ट अल्फाबेट है इसको भी अपर केस कर दूं, और रेंज का जो फर्स्ट अल्फाबेट है इसको भी अपर केस कर दूं। जस्ट समथिंग दैट यू नो इज बेटर टू डू, कि जितनी स्टोरेजेस हम यूज कर रहे हैं उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो अपर केस में कर लें। ओके, तो ये रेल हो गया। अब देखिए मेरा कोड कैसे मॉडिफाई होगा। अब मैं करना ये चाह रहा हूं कि बजाय इसके कि ये 1.5 और 10.0 यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज हो, ये वैल्यूज हम पास कर सके इस फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं अगर मैं लोअर रेंज लिख दूं और यहाँ पे मैं अपर रेंज लिख दूं, तो अब की बार आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर रेंज और अपर रेंज ये पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू तो यहाँ पे पास होके आएगी। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा साथ में ये दो वैल्यूज पास होके आएंगी, राइट? और आपको मैं यहाँ पे भी, ये जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे भी लो रेंज और इसको अपर रेंज कर देता हूँ। अब आप देखिए, अब जब मैं कॉल प्लेस करूंगा तो वैलिडेट डायमेंशन जो हमारा फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मुझे यहाँ से दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे मेरे पास अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि मैं 1.5 कॉमा 10.0 पास कर दूंगा, राइट? ये मेरी लोअर रेंज बन जाएगी और ये मेरी अपर रेंज बन जाएगी। ऐसे ही हो गया ना? अच्छा, ये जो पासिंग साइड होती है जो मेन कोड के अंदर जहां से आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसको वैल्यूज भेज रहे हैं, इन दो वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सेंडिंग साइड होती है इसमें इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और ये जो रिसीविंग साइड है, ये यहाँ पे ये जो हमने लोअर रेंज और अपर रेंज रखा हुआ है, लोअर रेंज जो है उसको 1.5 रिसीव करेगा और ये जो अपर रेंज है ये 10.0 रिसीव करेगा, राइट? तो आई जस्ट पॉज्ड माई वीडियो और बीच में आई हैव लॉस्ट माई बेयरिंग्स, मुझे याद नहीं है मैं क्या कर रहा था, बट मेरे ख्याल से मैं यही बता रहा था कि ये जो रिसीविंग साइड है इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं, राइट? तो लोअर रेंज इज अ पैरामीटर, अपर रेंज इज अ पैरामीटर, और जो सेंडिंग साइड है जहां से हम वैल्यू भेज रहे होते हैं, ये जो हमारा मेन कोड है, यहाँ से हम बता रहे हैं कि लोअर रेंज की क्या वैल्यू होगी, अपर रेंज की क्या वैल्यू होगी, ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। वैसे तो दोनों ही 1.5 और 10.0 हैं, पर अगर मैं चाहता कि ये 3.0 से 7.5 होती तो मैं ये यहाँ पे अपर रेंज और लोअर रेंज जो है वो मैं अपनी मर्जी से सेंड कर सकता था ना। तो अब जो वैलिडेशन होती है वो किस बेस पे होती? 3.5 से लेके, सॉरी 3.0 से लेके 7.5 तक। तो ये मेरे पास और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तो आपको थोड़ी सी शायद समझ आ रही हो कि कोड लिखने के बेहतर तरीके बहुत सारे होते हैं, राइट? अलबत्ता इस केस के अंदर चले हम इसको, चूंकि दोनों ही 1.5 और 10.0 हैं, तो हम यहां से 1.5 और 10.0 सेम सेम आर्ग्यूमेंट्स जो हैं हम यहां से यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब आप देखें आपका ये जो मेन कोड है ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि फंक्शन यूज करने की वजह से रीयूजेबिलिटी हो गई है। आप सेम कोड बार बार दो दफा यूज कर रहे हैं और एक सिंगल लाइन में आप उसको, आपने बस कॉल प्लेस किए और वो कोड कॉल हो गया है, उस कोड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया है और आपको एक वैल्यू रिटर्न हो गई है। वो वैल्यू पहले रूम लेंथ को मिली है, फिर रूम विड्थ के लिए आपने दोबारा से कॉल प्लेस किया है, दोबारा यहां से आप वापस ऊपर जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? और वो जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो वैल्यू आके किस में सेव हो जाएगी? रूम विड्थ के अंदर सेव हो जाएगी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट फेज आ रहा है हमारे जो हमने रूम लेंथ और रूम विड्थ वैलिडेट कर लिए, राइट? अब हमने इनको अपनी कोटेशंस अरे के अंदर स्टोर करना है। अब याद रखिए, वो आम तौर पे तो जब 2D अरे होती है तो एक आउटर लूप होती है, एक इनर लूप होती है, और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है इस केस में इनर लूप क्यों नहीं लगेगी। इस केस में इनर लूप इसलिए नहीं लगेगी कि वो हमारी पांचों के पांचों कॉलम्स में इनपुट नहीं हो रही थी, और दरमियान में थोड़ी सी अनोमली ये भी थी कि पहले दो में अगर इनपुट हो रही है तो तीसरे में नहीं हो रही है, और फिर चौथे में इनपुट हो रही है। तो वो अनोमली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैनुअली तमाम कॉलम से रिलेटेड, रो तो हमारी यही है जो करंट रो चल रही है, राइट? जो भी करंट रो है
उसके लिए हमने कस्टमर का नाम इनपुट किया है, उसी के लिए हमने रूम लेंथ वैलिडेट करवाई है, उसी के लिए हमने रूम विड्थ वैलिडेट करवाई है। अब जो हमारी करंट रो है उसके कॉलम नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर होगा? रूम लेंथ स्टोर हो जाएगी, राइट? ये वैलिडेशन हो चुकी हुई है। और इसी तरह जो हमारी कोटेशंस अरे है उसकी करंट रो में कॉलम नंबर 2 के अंदर रूम विड्थ स्टोर होगी। ऐसे ही था ना बच्चों? ये हमारा पहला कॉलम रूम लेंथ के लिए था और दूसरा कॉलम रूम विड्थ के लिए था। और जो तीसरा कॉलम था उसके अंदर हमने क्या करना था? उसके अंदर हमने एरिया जो है वो कैलकुलेट करना था। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए गाइडलाइन दी हुई है कि एरिया इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ ऑफ द रूम एंड द विड्थ ऑफ द रूम। ओके, तो रूम लेंथ और रूम विड्थ तो हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो अब एरिया कैलकुलेट करना है और उसको स्टोर किधर करना है? कोटेशन अरे के अंदर। तो ये जो हमारा एरिया के लिए थर्ड कॉलम है कोटेशंस अरे के अंदर, राइट? उसके अंदर हम क्या सेव करेंगे? उसके अंदर हम रूम विड्थ मल्टीप्लाइड बाय रूम लेंथ ये कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, और इसको फिर किधर सेव कर देंगे? हमारी करंट रो में जो कॉलम नंबर 3 है कोटेशंस अरे के अंदर, राइट? सेव कर देंगे। इसके बाद जो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने इनपुट करवानी है चॉइस ऑफ वर्ड। ये हमारा फोर्थ कॉलम बन रहा है, राइट? और इसकी प्राइस फाइंड करनी है पर स्क्वायर मीटर, राइट? और इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि हम यूजर से इनपुट लेंगे चॉइस ऑफ वर्ड। और आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना बच्चों, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि चॉइस ऑफ वर्ड वो पहले भी बता चुका हुआ है। कोटेशन अरे के जब मुख्तलिफ कॉलम्स वो एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें बताया था कि चॉइस ऑफ वर्ड कैसे मेंशन करेंगे, इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे, मतलब 1 या फिर सॉरी ये 2 या 3, राइट? 1 2 3 में से कोई वैल्यू बताएगा यूजर, और वो वैल्यू इस फोर्थ कॉलम के अंदर जाके सेव होगी जो हमारा चॉइस ऑफ वुड वाला कॉलम है। तो फिर हमने करना क्या है कि हमने यूजर से चॉइस ऑफ वुड इनपुट करवानी है, ये पहला काम है। और ऑल्दो उसने कहा तो नहीं हुआ क्वेश्चन में, पर हमें ये इस बात याद रखनी चाहिए कि ये जो हमारी चॉइस ऑफ वुड है इसमें 1 से लेके 3 तक की वैल्यू आ सकती है, इन तीनों में से कोई इंडेक्स वैल्यू आ सकती है ताकि वो अकॉर्डिंगली वो रो सिलेक्ट हो जाए ना, राइट? अच्छा, तो क्या हम इसमें वैलिडेशन कर सकते हैं? बिल्कुल वैलिडेशन कर सकते हैं, वैसे तो नहीं लिखा हुआ, पर अगर हम वैलिडेशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो अगर हम कोड लिखें तो बच्चों क्या हम ऐसे कोड लिख सकते हैं कि ये चॉइस के नाम से एक स्टोरेज बनाए और हम ये वैलिडेट डायमेंशंस, ये जो हम ऊपर लिख चुके हैं एक फंक्शन, इसको कॉल कर लें और इसको अपनी दोनों रेंज पास कर दें। लोअर रेंज हमारी 1 बन रही है, अपर रेंज 3 बन रही है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है, वैसे तो ये एग्जैक्ट सेम कोड चलेगा, पर सिर्फ एक फर्क होगा कि ये जो इंडेक्स वैल्यू है, बल्कि इसका मैं नाम ही इंडेक्स रख देता हूँ, चले। यूजर जो वैल्यू हमें देगा, या इसको चॉइस ही कर लेते हैं, चले। चॉइस इज मीनिंगफुल टू, राइट? इस सिचुएशन के हिसाब से यूजर अपनी चॉइस बता रहा है कौन सी वोट है। देखिए ये जो हमारी चॉइस है ये 1 से लेके 3 तक हो सकती है, या ये 1 हो सकती है, या ये 2 हो सकती है, या ये 3 हो सकती है। इसका मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू है और रियल वैल्यू नहीं है। दिस इज एन इंटीजर वैल्यू, सिर्फ इस वजह से। बाकी सारे का सारा कोड सेम है, ओके? बाकी सारे का सारा कोड सेम रहेगा, पर ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या हम फिर इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लें? ओके,
और अलहदा से एक फंक्शन बना ले, बिल्कुल बना सकते हैं। और उसका नाम चले हम स्पेसिफिकली वैलिडेट चॉइस रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो दो पैरामीटर वैल्यूज आ रही होंगी वो कौन सी होंगी, दोनों इंटीजर होंगी, राइट, रियल तो नंबर नहीं आ रहा। ओके। और ये किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमारी ये जो नम वाली स्टोरेज है इसके अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। और हमारा कोड रेडी है। ये मैसेज हमें थोड़ा सा इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 और 3 इंक्लूसिव आ जाएगा। तो देखिए अभी भी हम और ये मैं कर क्यों रहा हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अभी भी हमने वैलिडेशन ही करनी थी और आपने देखा इसेंशियली वही कोड यूज हुआ है जो चीट शीट के अंदर दिया हुआ है, वही कोड बार बार यूज हो रहा है। हमने उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया है कि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी हुई, राइट, बल्कि हमने कहा ये वैल्यू पास होगी एज अ पैरामीटर, और अपर रेंज भी पास होगी। तो थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, राइट। मगर कोड यही चलेगा हमेशा। और चूंकि हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, चॉइस एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए जो इंटीजर होनी चाहिए। और हमें जो दो पैरामीटर वैल्यूज जो पास हो रही हैं जो हमारी रेंज बता रही हैं वो भी फिर इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए 1 से लेके 3 तक, राइट। तो अब हम जब यहाँ से कॉल प्लेस करेंगे चॉइस के लिए, तो हम यहाँ से अपना जो फंक्शन है उसका नाम वैलिडेट चॉइस रख लेते हैं। और वैलिडेट चॉइस के अंदर हम 1 और 3 लोअर रेंज और अपर रेंज दोनों हमने बता दी। और यहाँ से इवेंचुअली जब ये लूप रुकेगी वैलिड वैल्यू आ चुकी होगी, राइट, हमारी रेंज के हिसाब से 1 से 3 के दरमियान। और फिर वो वैलिड वैल्यू क्या होगी, वो रिटर्न हो जाएगी। और जब वो रिटर्न होगी तो वो किधर आके स्टोर होगी, जब वो रिटर्न होगी तो वो चॉइस में आके स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी कोटेशंस अरे है उसके कॉलम नंबर 4 में अब हम ये जो वैलिडेटेड वैल्यू है जो यूजर ने हमें बताया है कि कौन सी रो नंबर है, 1 है 2 है या 3 है, वो हमने इधर सेव कर दिया, राइट। और हम आगे जाके ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट, ये जो यूजर ने अपनी वुड सिलेक्ट किया है, राइट, ये चॉइस ऑफ वुड ही है ना। यूजर ने अपनी चॉइस ऑफ वुड की थी, उसने बताया था हमें कि इन तीनों में से लैमिनेट, पाइन या ओक में से कौन सी वुड उसने सिलेक्ट की है। और उसने कैसे बताया था, उसने हमें ये रो नंबर की मदद से बताया था जो हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 या 2 या 3। तो चॉइस ऑफ वुड जो है हमने वो तो सेव कर दी अपनी कोटेशन अरे के अंदर। और अब हमें प्राइस पर स्क्वायर मीटर फाइंड करनी है, राइट। और ये आपको याद होना चाहिए बच्चों कि जो प्राइस थी वो इस 1 डायमेंशनल अरे प्राइस के अंदर स्टोर थी, राइट। और जो वुड का नाम था वो वुड टाइप के अंदर स्टोर था। अब यूजर ने हमें जो भी चॉइस हमारी स्टोरेज चॉइस के अंदर जो भी वैल्यू आ गई होगी, राइट, हमारी स्टोरेज चॉइस के अंदर जो चॉइस ऑफ वुड हमने की हुई है, अगर इसके अंदर 2 की वैल्यू पड़ी होगी तो हम ये रो नंबर 2 से हम प्राइस उठाएंगे। और अगर यहाँ पे 3 की वैल्यू होती तो हम फिर प्राइस वाली अरे में रो नंबर 3 से वैल्यू उठा रहे होते, राइट। तो हमें चॉइस ऑफ वुड कंसिडर करनी पड़ेगी जब हमने प्राइस जो है चेक करनी है। तो हम चॉइस ऑफ वुड में देखेंगे कि कौन सी रो जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है प्राइस पिक करने के लिए। और ये सब हमने करना ही क्यों है, प्राइस क्यों फाइंड करनी है, पर स्क्वायर मीटर प्राइस क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमने टोटल प्राइस ऑफ वुड जो है रूम के अंदर जितनी टोटल प्राइस जितनी वुड लगा रहे हैं उसकी टोटल प्राइस क्या बनेगी वो कैलकुलेट करनी है, राइट। और आपको पता है हम पहले एरिया तो कैलकुलेट कर चुके हैं रूम का। अगर हमारे पास रूम का एरिया है और हमारे पास ये प्राइस पर स्क्वायर मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रूम की प्राइस आ जाएगी। ऐसे ही है ना, ये तो सिंपल मैथ्स है। रूम का एरिया कितना है और पर स्क्वायर मीटर प्राइस कितनी है वुड की, तो फिर आप रूम के एरिया से प्राइस पर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल प्राइस जो है उस रूम के लिए कितने की वुड आएगी टोटल ऑल टुगेदर, वो आपके पास
कैलकुलेट हो जाएगी और फाइनली उसको हमें अपनी अरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और वो जो हमारी अरे है उसका कॉलम नंबर 5 बन रहा है, राइट। चॉइस तो अब हम स्टोर करा चुके हैं, और प्राइस जो टोटल रूम प्राइस है, जो कि टोटल वुड की जो प्राइस है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फिफ्थ कॉलम जो है इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी कैलकुलेट करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कोटेशंस अरे में कॉलम नंबर 5 है, उसके अंदर हम जो रूम का एरिया है, राइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस पर स्क्वायर मीटर से। ओके, और रूम का एरिया जो है आपको याद होना चाहिए, ये हमने इधर स्टोर किया हुआ है, राइट। आपको याद है रूम विड्थ मल्टीप्लाई बाय रूम लेंथ, ये कॉलम नंबर 3 के अंदर स्टोर्ड है, राइट। तो हम अपनी कोटेशन अरे में जो करंट रो चल रही है उसके कॉलम नंबर 3 से अ, जो है वो हम रूम का एरिया वहां पे हमें अवेलेबल है, हमने वहां से उसको एक्सेस कर लिया है। और अब हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हमने प्राइस पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करना है। और बच्चों यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्राइस पर स्क्वायर मीटर कौन सी अरे के अंदर सेव्ड है। क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि 1D अरे प्राइस के नाम से है, उसके अंदर प्राइस पर मीटर सेव्ड है, प्राइस पर स्क्वायर मीटर, राइट। और इसमें से कौन सी रो, इस अरे में से कौन सी रो सिलेक्ट होगी, वो हमें पता चलेगा ये जो चॉइस ऑफ वुड यूजर ने स्टोर की हुई है, राइट। चॉइस ऑफ वुड से हमें रो नंबर पता चल जाएगा, उस रो से हम प्राइस उठा लेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं प्राइस उठाने के लिए हमारी जो 1D अरे है प्राइस के नाम से, उसकी कौन सी रो नंबर पे जाओ, उस रो नंबर पे जो कि यूजर ने ये हमें इनपुट करके बताई थी, राइट। तो हम यहाँ पे ये जो यूजर ने चॉइस ऑफ वुड वाली हमें वैल्यू बताई थी ना, एक होल नंबर बताया था, उसको हम इस्तेमाल करें अपनी रो नंबर, अपनी इंडेक्स वैल्यू के तौर पे, राइट। तो वहां से हम प्राइस उठाएंगे, प्राइस वाली वन डायमेंशनल अरे से, कोटेशंस वाली अरे से हम जो है एरिया उठाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अपना रिजल्ट सेव कर लेंगे कोटेशंस अरे के अंदर। अ, अब ये ऊपर वाला सारा काम हम कर चुके हैं, इस सब के बाद हमें क्या करना है, हमें आउटपुट करना है कस्टमर्स कोटेशन। और उसने कस्टमर कोटेशन में क्या आउटपुट करना है उसका फॉर्मेट बता दिया है, कस्टमर का नाम आउटपुट करना है, उसे कौन सी वुड चूज की थी। अब यहाँ पे देखिए, आप चॉइस ऑफ वुड, आपको क्या लगता है कॉमन सेंसिकल क्या है कि आप उसकी रो नंबर, जो यूजर ने हमें चॉइस ऑफ वुड तो रो नंबर इनपुट करके बताई थी, वो बताएंगे, या ये वुड टाइप में से उसके नाम उठाएंगे कि उसने लैमिनेट सेलेक्ट की थी या पाइन की थी या ओक की थी। तो आपको मतलब होपफुली कॉमन सेंस यूज करते हुए आपको ये समझ होगी कि यहाँ से वुड का नाम आउटपुट करेंगे, ओके। तो कौन सी वुड चूज की थी वो नाम आउटपुट करेंगे। और नाम आउटपुट करने के लिए आप याद रखिएगा, ये हमारे पास ये 1D अरे है वुड टाइप, राइट। और इस वुड टाइप 1D अरे में कौन सा नाम हमने आउटपुट करना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, यूजर ने वो चॉइस ऑफ वुड हमसे हमें वो होल नंबर बताया हुआ है, राइट, कि कौन सी रो थी, 1 थी, 2 थी या 3 थी। तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट कि वुड टाइप अरे में से कौन सी वाली रो में पड़ी हुई वैल्यू को आउटपुट करना है, राइट। तो चॉइस ऑफ वुड हम वहां से आउटपुट करेंगे, जब मैं कोड लिखूंगा होपफुली आपको शायद समझ आ जाएगी। और उसके बाद जो भी हमने प्राइस ऑफ वुड कैलकुलेट किए है वो भी आउटपुट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये अब थोड़ा सा काम रह गया है, और इसके लिए हमें कोई सेपरेट लूप नहीं लगानी है, क्योंकि उसने देखिए जिस तरह उसने वर्डिंग दी हुई है ना, अगर आप इस वर्डिंग के ऊपर गौर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो कह रहा है कि ये सारा काम जो ऊपर आपने किया है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद आप नेक्स्ट कस्टमर पे मूव कर जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये सारी इनपुट्स करवाई, तो आपने ये सारा काम किया एक कस्टमर से रिलेटेड, उसके बाद आपने उसकी कोटेशन आउटपुट की, राइट। और उसके बाद आप फिर दोबारा से अगले कस्टमर के डेटा के लिए मूव करके, राइट, दोबारा से अगले कस्टमर का नाम, रूम लेंथ, रूम वेट, राइट। तो इसी लूप के अंदर हम अपनी कोटेशन भी आउटपुट कर देंगे। तो कोटेशन आउटपुट करने के लिए आउटपुट का कीवर्ड यूज करेंगे, ओके। और हमने कोटेशन में क्या आउटपुट करना था, पहले तो कस्टमर्स नेम आउटपुट करना था ना,
तो यहाँ पे हम कस्टमर्स वाली अरे में हमारी जो करंट रो जो चल रही है उसमें पड़ी वैल्यू, याद रखिएगा कस्टमर्स हमारी वन डायमेंशनल अरे है, राइट। तो इसमें हमें सिर्फ रो नंबर बताना होता है, तो हमने बता दिया हमारी कस्टमर्स अरे में से जो करंट रो है उधर से कस्टमर का नाम उठाओ, और यहाँ पे हम अपने मैसेज को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट डाल सकते हैं। देखिए डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कस्टमर्स नेम आएगा फर्स्ट, लेट्स से असद चोज, और उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी वुड उसने चूज की थी, राइट। तो हम यहाँ पे हमारी जो वुड टाइप अरे है, राइट, यही हमारी अरे का नाम था। इसमें से उसने कौन सी वुड चूज की थी, याद रखिए चॉइस ऑफ वुड हमारी इधर आके वो नंबर वैल्यू जो हमारी रो बता रही है कि वुड टाइप में से कौन सी वाली रो, कौन से वाला इंडेक्स वैल्यू है हमारी, वो इधर स्टोर्ड है, राइट, इस वेरिएबल के अंदर। तो हम कहेंगे कि रो नंबर ये है हमारा, हमारी वुड टाइप अरे में आप ये जो चॉइस के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वहां से आपको पता चलेगा कि हमने कौन सी वुड सेलेक्ट की है, राइट, कौन सी रो है। वहां से आपने अपनी वुड उठाई, तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल असद चोज लैमिनेट, राइट। और उसके बाद हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं या एक अगली आउटपुट स्टेटमेंट लिख देते हैं। टिपिकली एग्जाम में आपके पास इतनी स्पेस नहीं होती है, तो एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखने के बाद आप अगली आउटपुट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज लाइन ही खत्म हो जाती है। आप उसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं या अगली भी लिख सकते हैं। तो मैं टू सेपरेट आउटपुट स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। इसका सेकंड हिस्सा क्या होगा, टोटल वुड प्राइस फॉर द रूम इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी कोटेशंस अरे में जो भी हमारी करंट रो चल रही है उसके कॉलम नंबर 5 के अंदर प्राइस सेव्ड है, राइट, जो टोटल प्राइस हमने कैलकुलेट की थी, तो वो हम आउटपुट कर देंगे। और इस तरह ये सारा कोड बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कोड लिखने में थोड़ा टाइम तो लगा है, बट होपफुली आप इस क्वेश्चन की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करेंगे और इस कोड को सही तरह समझेंगे। और याद रखिए ये सारा काम करने के बाद और उसके बाद कोटेशन आउटपुट करने के बाद तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पे मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट रो किसको बिलोंग करेगी, नेक्स्ट कस्टमर को। तो दोबारा सेकंड कस्टमर का डेटा इनपुट होगा, उसका नाम इनपुट होगा, रूम लेंथ रूम वेट सेकंड कस्टमर जो इनपुट करेगा वो वैलिडेट होगी, कोटेशंस अरे अपडेट होगी, राइट, और उसके बाद दोबारा से सेकंड कस्टमर के लिए आउटपुट होगी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको इन डेप्थ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब जो इसका मार्किंग का ब्रेकडाउन है कि आपको ये सारा कोड सही लिखने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ये याद रखिएगा। अभी तक मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 15 आउट ऑफ 15 मिलेंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक चीज जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉम्प्ट्स मिसिंग है। आपने मैसेजेस तो लिखे नहीं हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लॉजिकल मैसेज बनता है ना, आउटपुट एंटर कस्टमर नेम, राइट। तो इनपुट से पहले आपने ये प्रॉम्प्ट मैसेज शो किया है, राइट। तो प्रॉम्प्ट्स नहीं है, कोई कमेंट्स हमने नहीं ऐड किए हुए, राइट। तो वो मैं जो इसकी फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको मार्किंग एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पता हो कि आप मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे, किस बेसिस पे मिलेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यही सेम कोड लेके बस सिर्फ मार्किंग एक्सप्लेन करूंगा।